Hello everyone, welcome back to the channel. So today we will deal with another poem that is basically by Alan Carnot, and the title of the poem is Time. We will deal with literary devices, explanation line by line, stanza wise, some references, and yes, let us begin without wasting any further time. Ah, let me turn off the camera. So in this poem, which is basically titled as Time. It is written by Alan Carnot, and the opening lines are like these. Are like this. So let me turn on the pen. And so let us begin. So I'm northwest here among the pines. So basically, the opening lines talks about northwest air. So let me tell you, northwest air is basically what we call Andhi. And Andhi in which part of the earth? It is southern hemisphere. It is southern Hemisphere. It is southern hemisphere. तो नॉर्थवेस्ट विंड का ये जो रेफरेंस है southern hemisphere में आंधी के लिए यूज किया गया है. Explanation: The speaker representing time describes T कैपिटल है यानी कि टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है बेसिकली. और एक चीज और जो मैं चाहूंगा आप नोटिस करें वो ये है कि आई एम, तो आई एम रिपीट होगा. और आई एम इसलिए इस्तेमाल हुआ है ताकि हम बाइबल के बारे में सोचें. BIBLE बाइबल, बाइबल के बारे में सोचें. और गॉड गॉड जब एड्रेस कर रहे होते हैं या बाइबल में भी लिखा हुआ है तो वो बोलने के लिए एक तरीके और लहजे से बोलते हैं. दैट इज बेसिकली आई एम. So I am northwest here among the pines. Explanation: The speaker representing times describe itself as northwest wind moving through pine trees, suggesting the natural and timeless presence. यानी कि टाइम जो है वो जब अर्थ शुरू हुई थी यानी कि धरती पे जीवन की शुरुआत हुई थी, बुनियादी शुरुआत हुई थी, तब से हवाएं चलने लगी थी. दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग. और तब से मैं एग्जिस्ट करता हूँ जब से ये हवाएं चल रही हैं. आई एम waterways and rust on railway lines. अच्छा, एक चीज और जो मैं छोड़ रहा हूँ दैट इज बेसिकली लिटरेरी डिवाइसेस. ये लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है. तो हर लाइन के बाद लिटरेरी डिवाइस लिखा हुआ है अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन. कहीं कहीं पे मैं उसको डील करूंगा, कहीं कहीं पे हम उसको स्किप कर देंगे इन ऑर्डर टू सेव सम टाइम, ताकि छोटा हो जाए थोड़ा सा लेक्चर. और बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रिगार्डिंग दीज. ओके फाइन. आई एम द वाटरवेज एंड द रस्ट ऑन रेलवे लाइंस. यानी कि मैं ही बहता हुआ पानी हूँ और रेलवे लाइंस पे जो रस्ट है यानी कि जो कह सकते हैं जंग लग जाता है वो भी मैं हूँ. अच्छा, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2, सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, इट इज Fe2O3.XH2O. ये रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है. आई होप इट विल हेल्प यू आउट. थोड़ा सा केमिस्ट्री हो गई, डिटेल्स पे बात करनी थी तो मैंने कर दी यहाँ पे भी. टाइम मैनिफेस्ट एज बोथ flowing water and rust that slowly corrodes metal on railway tracks. This reflect both movement and decay. तो टाइम बेसिकली यहाँ पे टाइम कन्वे करना चाहता है कि मैं ही हूँ जो चलता रहता हूँ और इस चलने के साथ साथ मैं एक चीज और कर रहा हूँ, वो ये है कि मैं डैमेज भी करता जाता हूँ. यानी मैं ही सृजन करता हूँ और मैं ही चीजें डिस्ट्रॉय भी करता हूँ. बनाने वाला बिगाड़ने वाला दोनों मैं ही हूँ. लिटरेरी डिवाइस में यहाँ पे इमेजरी है, यू कैन रीड दैट आउट. आई एम माइलेज recorded on yellow signs. Time is seen as the record of distances traveled, like the numbers on road signs making progress and distance covered. तो टाइम जो है बेसिकली यहाँ पे सिंबोलिज्म है कि टाइम के थ्रू हम चीजें पता कर पाते हैं कि क्या क्या डिस्टेंस कवर हुआ, कि कितने समय में कितनी प्रोग्रेस हुई.
तो यहाँ पे द येलो साइन सिंबलाइज मेजरमेंट एंड प्रोग्रेस, तो यहाँ पे प्रोग्रेस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। आई एम डस्ट, आई एम डिस्टेंस, आई एम लंपेंस बैक ऑफ द बीच, यानी कि एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सिंबोलिज्म यहाँ पे लास्ट लाइन में लिटरेरी डिवाइस है, लाइन नंबर 3 में। और लाइन नंबर 4 में देखें, आई एम डस्ट, मैं ही धूल हूँ, मैं ही डिस्टेंस हूँ, और मैं ही वो जो पेड़ पौधे, जंगली पेड़ पौधे उग जाते हैं बीच के किनारे, मैं वही हूँ। और एक तरह से देखा जाए तो मैं ही सब कुछ हूँ। टाइम इज सेइंग कि आई एम द गॉड, बेसिकली मैं ही सब कुछ हूँ, जो है वो मैं हूँ। Explanation: time is the dust settling on things, the space between places, and lumpins growing along the shore, evoking nature's cycle and vastness. तो टाइम ही जो है सब कुछ, टाइम ही है। और चाहे वो अच्छी चीज है चाहे वो बेकार चीज है, each and everything is basically time. I am the Psalms, the soul charge teachers teach. I am the part, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मैं पार्ट हूँ लेसन्स का जो टीचर्स पढ़ाते हैं, लाइक इन स्मॉलर रूरल स्कूल्स टीच इम्प्लाइंग द पेशेंस एंड रूटीन ऑफ लर्निंग। तो बेसिकली टाइम यहाँ पे एक बार और मेटोनमी मेटोनमी लिटरेरी डिवाइस है। टीचिंग रिप्रेजेंट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज एंड ग्रोथ ओवर टाइम, तो यहाँ पे टीचिंग से टाइम क्या कह रहा है कि टाइम ग्रोथ को दर्शा रहा है। एलन कर्नो टाइम को यहाँ ग्रोथ से दर्शा रहे हैं कि मैं ही सोल चार्ज टीचर्स टीच हूँ, यानी कि मैं ही वो सम हूँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं, यानी कि इसको थोड़ा हम इजी वे में लेके आए। तो बेसिकली कि एक आदमी है जिसने नॉलेज गेन की है बाय द टाइम, और वो टाइम में ही रहते हुए, यानी कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम या किसी रेफरेंस ऑफ टाइम पे अपनी नॉलेज जो कि उसने 30 40 साल 50 साल में इकट्ठा की है, वो दूसरे बच्चे को एक 10 से 15 मिनट के फ्रैक्शन में दे रहा है। यानी कि नॉलेज भी पास होती है, या नॉलेज भी पास ऑन हो रही है, या एकुमुलेट हो रही है, इकट्ठा हो रही है, तो वो होती है टाइम के थ्रू। यानी कि नॉलेज का एकुमुलेशन, नॉलेज जब इकट्ठा होती है और नॉलेज जब पास ऑन होती है, तो दोनों ही चीजें होती हैं टाइम की वजह से। आई एम काउस कॉल्ड टू मिल्किंग एंड द मैकपीस स्क्रीच, यानी कि मैं काउस को बेसिकली यहाँ पे लिखना ये चाहते थे एलन कर्नो की, काउस को खुद से ही पता चल जाता है, गाय भैंस या जितने भी मिल्चिंग ऐसे जानवर हैं जिनसे हम दूध वगैरह निकाल लेते हैं, तो उनको खुद से ही पता होता है कि इतने टाइम पे ये काम होने वाला है, मिल्किंग मेरी होगी, और इसी वजह से वो चिल्लाने लगते हैं या उस जगह पे जाके पहुंच जाते हैं। और मैकपीस स्क्रीच यानी एक बर्ड का रेफरेंस है, एंड द श्रिल क्राई ऑफ मैकपीस कनेक्टिंग टाइम टू बोथ वर्क एंड नेचर। तो टाइम यानी कि ये जो मिल्किंग वाला रेफरेंस है, मिल्किंग से यहाँ पे क्या हो रही है, मिल्किंग से बात ये हो रही है कि बायोलॉजिकल क्लॉक की बात हो रही है, बायोलॉजिकल क्लॉक की बात हो रही है। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, जो हमारी बॉडी अपने आप से चीजें करना शुरू कर देती। कई लोग होते हैं जिनको 11 बजे सो के उठने की आदत होगी, तो 11 बजे ही आंख खुलेगी। दैट इज बेसिकली टाइम का रोल, यही है बायोलॉजिकल क्लॉक। और मिकबीज स्क्रीच का मतलब ये था, यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस भी लिखी हुई है, यू कैन हैव अ ग्लैंस ओवर दैट। और यहाँ पे मैकपीज स्क्रीच का मतलब ये है कि टाइम ही नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है, और कोई इंटिटी नहीं है जो नेचर को रिप्रेजेंट कर सकती है। आई एम 9 o'clock in the morning when the office is clean, Mahi, I'm quite the quite clean atmosphere in an office at the start of the workday, showing the routines of modern life. यानी कि एक्सप्लेनेशन तो बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है यहाँ पे। एलन कोनो ये कहना चाहते थे कि जो टाइम है, टाइम से ही मॉडर्निटी है, यानी समय के साथ मॉडर्निटी अचीव हुई है और मॉडर्न रूटीन्स आए हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग गोज विथ टाइम, सब कुछ आपका रूटीन, आपकी मॉडर्निटी, सब कुछ डिसाइड करने वाला कौन है, वो है टाइम। और यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस सेनेक्डकी है। 9 o'clock रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ डेली रूटीन्स। तो सेनेक्डकी क्या होता है, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इन ऑर्डर टू मेंटेन द टाइम ड्यूरेशन, कि छोटे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें डिस्कस हो जाए। आई एम द स्लैप ऑफ द बेल्टिंग एंड स्मेल ऑफ द मशीन। टाइम प्रेजेंट Time is present in the industrial setting, in the machinery and labor, showing how time is felt in factories and workplaces. यानी कि सारे ही, अच्छा इसके दो मतलब निकलेंगे।
मतलब ये निकलेंगे, पहला मतलब तो ये है कि फैक्ट्री में सब टाइम से काम करते हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड पे काम करके निकल जाते हैं। दूसरा ये है कि फैक्ट्रीज जो हैं वो खुद ही टाइम टू टाइम काम करती हैं, यानी कि टाइम के यहाँ पे दो रेफरेंसेस निकल रहे हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि सब कुछ चलता है टाइम से। पहली चीज़ तो ये है कि सब कुछ चलाने वाला कौन है, टाइम है। और फैक्ट्री में लेबर जो है वो भी टाइम पे काम करता है, और फैक्ट्री खुद भी, जो फैक्ट्रीज हैं वो खुद भी टाइम पे काम करती हैं। और लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे ओनोमोटोपिया है। द वर्ड स्लैप, ये जो स्लैप है वो साउंड को इमिटेट करता है, इमिटेट यानी रेजोनेट करता है साउंड ऑफ मशीनरी को। आई एम द प्लेस इन द पार्क वेयर लवर्स वर सीन, टाइम होल्ड्स मेमोरीज ऑफ लव इन स्पेसिफिक प्लेसेस, हियर इज पार्क रिमाइंडिंग अस ऑफ पास्ट इमोशंस एंड एनकाउंटर्स। तो बेसिकली इस वाली लाइन में लिटरेरी डिवाइस है इमेजरी, और इमेजरी में भी नॉस्टैल्जिया की बात हो रही है, इवोक्स अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरी। तो इमेजरी इवोक्स अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरी, यानी कि लास्ट लाइन पे अगर हम वापस से चलें तो यहाँ पे आई एम द प्लेस इन द पार्क वेयर लवर्स वर सीन का मतलब ये है कि मैं ही वो टाइम हूँ जब इस पर्टिकुलर टाइम पे लवर्स आते थे, पार्क में बैठते थे, लेकिन अब वो साथ में नहीं है। और ये हुआ कैसे है, ये टाइम के अंतराल की वजह से हुआ है कि एक रेफरेंस ऑफ पॉइंट ए था और एक रेफरेंस ऑफ पॉइंट बी था, यानी कि ये जो डिस्टेंस टाइम कवर हो गया, यानी ये जो समय बीत गया, उसमें वो जो लवर्स थे वो फॉल अपार्ट कर गए, यानी अलग अलग हो गए। तो मैं ही रिप्रेजेंट करता हूँ उन उन दोनों, वो दो लोग जो थे, वो दो लोग जो साथ में थे, और जब वो दो लोग साथ में नहीं थे तो भी अगर कोई चीज उनको रिप्रेजेंट करती थी तो वो मैं ही था। I am recurrent music the children hear. Time is familiar tunes children listen to repeatedly, symbolizing comfort and routine in childhood. और लिटरेरी डिवाइस देखें तो रिकरेंट का मतलब है emphasizing the repeated experiences over time. तो एक जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं कि सुबह उठेगा, वो खाएगा, फिर सोएगा, फिर उठेगा, फिर वो कुछ चीजें सीखेगा, फिर खाएगा, फिर सोएगा। यानी कि मैं ही रिकरेंट म्यूजिक हूँ बेसिकली। मैं ही वो चीज हूँ जिससे बच्चे सीखते हैं, जिसके अंतराल या जिसके दरमियान बच्चे सीख पाते हैं चीजों को। और अगर मैं ही ना रहूं तो बच्चे टाइम से ग्रो नहीं करेंगे, और जब ग्रो ही नहीं करेंगे तो रिपीटेड एक्शन से वो कभी सीख नहीं पाएंगे। बच्चों को सिखाने के लिए रिपीटेड एक्शंस की जरूरत होती है। जैसे हम ही छोटे थे तो हमें बार बार अगर ए लिखना है तो ऐसे ए रिपीट करना है, और ऐसे कैपिटल में ए रिपीट करना है, तो हमें रिपीटेड एक्शन से चीजें सिखाई गई हैं। तो यहाँ यहाँ पे ये बात करी जा रही है कि ये जो रिपीटेड एक्शंस हैं वो हमने किया कब है, हमने टाइम में मौजूद रह करके किया है। अगर हम इस धरती पे होते ही नहीं, खलास होते, मतलब इस धरती पे हमारी जान बची ना होती या हम जी ही ना रहे होते, तो हम कर कैसे पाते। दिस इज द बेसिकली पॉइंट। और ये रेपिटेशन है इसमें, लिटरेरी डिवाइस में यहाँ पे रेपिटेशन है। लाइन नंबर 11, आई एम लेवल नॉइजेस इन द रिमेम्बरिंग ईयर, time is steady, memorable sounds that linger in one's mind like sound from the past. Arm level noises in the रिमेम्बरिंग ईयर, लिटरेरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि आई आ रहा है और रिमेम्बरिंग ईयर आ रहा है जो कि ह्यूमन क्वालिटी है। तो यहाँ पे बेसिकली कहा यह जा रहा है कि जो ह्यूमंस को बातें याद है, और जो साउंड्स वगैरह जितने भी एक्सपीरियंसेस उन्होंने सुने हैं, किए हैं, या फिर जितना कुछ भी आज तक का किया धरा है ह्यूमन बीइंग का, वो सब मेरे ही दरमियान किया गया है। और मैं कौन हूँ, मैं हूँ टाइम। I am the sawmill and passionate second gear. Explanation: time is present in both sawmill, representing labor, and the second gear, likely referring to the accelerating motion in life. अब ये लिटरेरी डिवाइस में जक्सटापोजिशन है कि दो चीजें जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं उनको साथ में लाया गया है। और जैसे कि रूरल सॉमिल है जो कि सेकंड गियर के साथ कंपेयर हो रहा है, जिससे मूवमेंट एंड अर्जेंसी की बात हो रही है। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि ये मैं ही सॉमिल हूँ जो काम करती रहती है, और मैं ही पैशनेट सेकंड गियर हूँ। अब एक इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि ये जो पैशनेट गियर वाली लाइन है उससे चेंज की बात हो रही है, कि मैं ही वो वो कह सकते हैं कि मैं ही वो चीज हूँ जिसकी वजह से चेंज आता है। चेंज इज इनविटेबल, और चेंज क्रिएट करने वाला अगर कोई है तो वो मैं ही हूँ। आई टाइम एम ऑल दीज yet these exist. The speaker asserts that time embodies all the things but acknowledges that they exist independently, resisting full capture by time. और यहाँ पे फिर से
पर्सोनिफिकेशन है। अगर अगर आप इसको 2 से 3 बार रीड करेंगे तो आपको खुद ही क्लिक हो जाएगा, लेकिन अब मैं, अगर आप एक्सप्लेनेशन यहाँ तक देख ही रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि इसको मैं लाइन बाय लाइन में अच्छे से समझा दूं। द स्पीकर asserts that time embodies all the things but acknowledges that they exist independently, resisting full capture by time। देखो, कहने वाली बात ये हो रही है, या समझने लायक बात ये हो रही है कि टाइम में ही सब कुछ है। हमारी जो अर्थ है वो भी टाइम में ही एग्जिस्ट करती है, एक पर्टिकुलर ये टाइम पीरियड है जिसमें एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अर्थ में जितनी भी चीजें हैं वो टाइम से इंडिपेंडेंट है। अब ये तो कंट्राडिक्टरी बात हो गई, इसमें जस्ट पोजीशन भी हो सकता है। जैसे एक किताब है, वो प्रिंट हुई और रख दी गई है, तो दैट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट। वो जो किताब है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके ऊपर जितनी भी असर होगा, या वो किताब खराब होगी, पढ़ी जाएगी, फेंकी जाएगी, गिराई जाएगी, वो होगा टाइम की वजह से। क्यों? क्योंकि टाइम उसमें चेंजेस लाके देगा। यानी कि हर एक चीज जो कि एग्जिस्ट करती है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो फंक्शन कहाँ करती है? टाइम में फंक्शन करती है। यानी कि अगर इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो इसको बेसिकली क्या ये लो कि हमारा जो दिमाग है वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। वो हमें सिग्नल, हमारा दिमाग हमें सिग्नल पास करता है, लेकिन इस दिमाग को कंट्रोल करने वाला भी कौन है? हम ही लोग खुद हैं। कि पढ़ना है, अच्छा ठीक है, नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो हमें बैठना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं बैठना है। तो ये बेसिकली थोड़ी सी टफ लाइन्स है, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए कि हमारा जो दिमाग है बेसिकली वो इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन उसे कंट्रोल भी हम खुद ही कर लेते हैं। तो यहाँ सेम बात टाइम के लिए हो रही है। अमंग बाई माउंटेनियस fabrics like mist, the speaker described these moments and places as mist among mountains of time, showing how they blend and fade. The comparison of experiences to mist suggests their transient nature। यानी कि कहना ये सिमली है, यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस सिमली। यहाँ पे स्पीकर यानी कि मोस्ट प्रोबेबली एलन कुर्नो ही है, और एलन कुर्नो टाइम को गॉड की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए गॉड आई एम करके बोल रहा था। तो यहाँ पे कहने वाली बात ये है कि मैं ही टाइम जो है, जैसे आपको एक चोट भी लग गई तो समय के साथ धीरे 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 उस चोट के दाग भी कई बार भर जाते हैं। अगर मान लीजिए चोट भर गई तो दाग थोड़ा सा छूट जाएगा, बाकी एक टाइम के बाद वो दाग भी नहीं बचता है, या अगर बचा भी है तो बहुत ज्यादा फेड अवे हो जाता है, कोई खास उसका असर नहीं होता, ना आपको वो पेन देता है, कुछ स्कार्स ही रह जाते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं, इवन यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, एक समय के बाद वो खत्म हो जाएंगी, और उनको खत्म करने वाला भी मैं ही हूँगा, और मैं हूँ टाइम। So do they, the miserable word, resist? These memories and images resist being entirely quantified or controlled by time. और literary device enjambment है, you can learn what is enjambment। ये रन ऑन लाइन है, यानी कि पिछली लाइन इसमें कंसीडर की गई है, उसी लाइन को पूरा किया गया है। So do they, the miserable word, resist? एक्सप्लेनेशन इसका ये है, these memories and images resist being entirely quantified or controlled by time। तो ये जितनी भी images हैं उस पे किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन अगर किसी का जोर चलता है इन सारी चीजों पे तो कंट्रोल्ड बाय टाइम। यानी कि इन सारी चीजों पे किसी का भी जोर चल रहा है तो वो टाइम है। इसको इन शॉर्ट 14 और 15th लाइन को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो बेसिकली हो ये रहा है कि टाइम कह रहा है कि सारी चीजों को फेड अवे करने वाला मैं ही हूँ, और कोई चीज फेड अवे होने से बच नहीं सकती, और इस फेडिंग अवे को कंट्रोल करने वाला अगर कोई है तो वो है टाइम। लाइन नंबर 16, आई टाइम कॉल डाउन कंडेंस कन्फर्म। और एक्सप्लेनेशन इसका है, टाइम हैज पावर टू कंडेंस मेमोरीज एंड कन्फर्म मीनिंग, शेपिंग देम इन अ वे दैट पीपल कैन रिमेम्बर। अब यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस एलिटरेशन है, सी रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली टाइम के पास ही इतनी पावर है, और टाइम में ही इतनी शक्ति है कि वो चीजों चीजों को याद भी रखवा सकता है और चीजों को भुलवा भी सकता है। एक जैसे कि हम अपना स्टूडेंट लाइफ का एग्जांपल लेते हैं लाइन नंबर 16 के लिए, कि अगर हम नॉर्मल लोग हैं और हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज पढ़ते हैं, तो हमने उसे टाइम दिया तो हमें वो याद है, लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उस चीज को छोड़ दें या नेग्लेक्ट कर दें तो हम उसे भूल जाएंगे। तो यहाँ पे वही वाली बात हो गई कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आई टाइम कॉल डाउन कंडेंस एंड कन्फर्म। मैं ही हूँ जो चीजों को भुलवाता हूँ, याद कराता हूँ, कंडेंस कराता हूँ, उनको शेप देता हूँ और उसके बाद गायब भी कर देता हूँ। ऑन द वेलिंग मेमोरी ऑफ शेप दीज वर आई मोर देन योर कॉन्शियस करियर। अब यहाँ पे लिखने वाली बात क्या है, टाइम इम्प्रिंट्स मेमोरीज
Basically, we are dealing with line number 17. Time imprints memories on those who are open to remembering, preserving these shapes and past moment. टाइम क्या कर रहा है? टाइम एक तरह से ब्लूप्रिंट देता है, यहाँ पे इम्प्रिंट लिखा हुआ है लेकिन टाइम एक तरह से ब्लूप्रिंट सा दे देता है कि पीछे के समय में क्या क्या हुआ था। जैसे आज से 2-3 साल की बात की जाए, पिछले 2-3 सालों की बात की जाए, तो आप याद करेंगे, अच्छा पिछले लास्ट वाले बर्थडे पे मुझे इस आदमी ने गिफ्ट दिया, लास्ट वाले बर्थडे पे मुझे इसने इतने पैसे दिए, और इस वाले बर्थडे पे वो मेरे साथ नहीं है। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि टाइम वो बीता है और उस टाइम की वजह से आपको ये बातें पता चल गई हैं। आई एम मोर than your conscious career, यानी कि time claims to be more than what people perceive. It holds deeper significance and influence over everything. तो time is basically पीपल्स की रीच से बाहर वाली चीज, और जो लोग समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, उससे भी ज्यादा टाइम डीपर है, सिग्निफिकेंट है। और टाइम जो है सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करता है। और यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस जो यूज हो रहा है दैट इज पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे आई आया है एंड दैट आई इज कैपिटल, और इसके बाद एक कॉमा लिया गया है क्योंकि एक स्टेटमेंट है। लाइन नंबर 19, एम आइलैंड, एम सी, एम फादर, फार्म एंड फ्रेंड, यानी कि जो कुछ भी है टाइम ही है। टाइम इज प्रेजेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वेदर इट इज नेचर, रिलेशनशिप्स, डेली लाइफ, सिग्निफाइंग इट इनकम्पासेस प्रेजेंस एंड इनकम्पासिंग प्रेजेंस, यानी कि टाइम ही है जो सब कुछ है। हमारे फादर भी एक समय के बाद हमारे साथ नहीं होंगे, हमारे मदर भी एक समय बीतने के बाद हमारे साथ नहीं होंगी, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या पता हम खुद एक फादर या मदर का रोल प्ले कर रहे होंगे। तो बेसिकली टाइम यही सजेस्ट कर रहा है कि सब कुछ तो चला जाएगा लेकिन बचने वाला मैं हूँगा। और यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस लाइन नंबर 19 में एनाफोरा है, रिपीटिंग एम हो रहा है, और यू कैन गेट टू नो व्हाट इज एनाफोरा, आप बाकी खुद से भी रीड कर सकते हैं। दो आई एम हियर ऑल थिंग्स माई कमिंग अथेंट, एवरीथिंग इज everything in existence ultimately waits for time's impact, acknowledging its inevitable influence, यानी कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि टाइम के इन्फ्लुएंस से बच सकती है। सिंपल सिंपल वर्ड्स में, this line underscores how everything attends time even though time is present in all things, यानी कि टाइम अगर है और वो हर जगह पे है, यानी कोई एक ऐसी चीज भी नहीं है जो बची ना हो, जिस पे टाइम असर ना दिखाता हो। और दैट इज बेसिकली आयरनी, क्योंकि दो आई एम हियर ऑल थिंग्स माई कमिंग अटेंट, यानी कि मैं भी हूँ लेकिन मैं ही डिसाइड करूंगा कि कौन और रहेगा। I am what you have heard it, the beginning and the end. Explanation time concludes by identifying itself as both the start and the conclusion of everything, reinforcing its eternal nature. यानी कि टाइम शुरुआत में भी था, टाइम अंत में भी रहेगा। रहेगा कौन? नहीं, अब देखिए एलन कॉर्नो तो नहीं है हमारे साथ, चले गए। अब इस पोम को हम पढ़ रहे हैं और कुछ समय के बाद क्या पता हम भी ना बचे। तो दैट इज बेसिकली कि बिगिनिंग में भी टाइम है और एंड में भी टाइम है, और यहाँ पे बिब्लिकल एल्यूजन है। दिस इज द मोस्ट important literary device or figure of speech. Biblical allusion refers to phrase alpha and omega, suggesting time's omnipresence. Alpha and omega, what are alpha and omega? तो ग्रीक अल्फाबेट पे अल्फा यानी कि ए होता है और ओमेगा यानी जेड होता है। तो गॉड बाइबल में कहते हैं कि आई एम द ओनली अल्फा एंड ओमेगा, यानी आई एम अल्फा एंड आई एम ओमेगा। इसको और सिंपल किया जाए तो आई एम अल्फा एंड आई एम ओमेगा, सेज गॉड इन द बाइबल। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंत हूँ, और ये बोलने वाले गॉड है और उनके अलावा कोई ये सब अचीव नहीं कर सकता। सो थोड़ा सा अगर हम इसको डिग्निफाई डिग्निफाई करें या फिर थोड़ा सा इन शॉर्ट देखने की कोशिश करें, तो व्हाट वी कंक्लूड इज दैट कि फर्स्ट थ्री फर्स्ट थ्री स्टैंजाज अगर हम देखें तो उसमें टेंजिबिलिटी ऑफ टाइम की बात हो रही है। टेंजिबिलिटी ऑफ टाइम की, टाइम कैसे चीजों को खत्म कर देता है, टेंजिबिलिटी ऑफ टाइम की बात हो रही है। और लास्ट थ्री स्टैंजास की बात करें तो फिलोसफिकल अप्रोच ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। तो थ्री स्टैंजास आर लाइक टेंजिबल, और शुरू में टेंजिबल नेचर ऑफ टाइम की बात हो रही है, और टेंजिबल यानी कि ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती रहेगी धरती के खत्म होने तक। और लास्ट थ्री स्टैंजास में फिलोसफिकल अप्रोच की बात हो रही है।
दैट इज इट। और इसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे, खत्म करेंगे। और कंक्लूजन में यही है कि ये तीन तीन स्टैंजाज इंपॉर्टेंट है। और आई एम ये इसलिए लिखा गया है ताकि हम बाइबल के बारे में सोच सकें। और कुछ बातें और अगर की जाए तो 21 लाइंस की पोम है। और अगर थोड़ा और इसके बारे में देख लिया जाए, अगर ब्रीफ नोट ऑन टाइम के ऊपर हम चलें तो देखने लायक यही बात होगी कि जो शुरुआती 4 स्टैंजाज हैं वो आई एम से शुरू होते हैं। और ये हमें बाइबल के बारे में सोचने पे मजबूर कर रहे हैं बेसिकली। सो दैट्स इट, लेट अस फिनिश दिस एंड आई विल एंड दिस ऑन अ सिंपल नोट कि टाइम टाइम जो है वो मॉडर्निज्म को दिखा रहा है। दैट इज मॉडर्निज्म एक मॉडर्निस्ट मूवमेंट की ओर ये इशारा कर रहा है, एलन कर्नो की जो पोएट्री है। क्योंकि मॉडर्निज्म में सारी की सारी पोएट्रीज थोड़ी सी टफ होती हैं, इजी नहीं होती। और अगर रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से देखा जाए तो इट इज बेसिकली अ टफ पोम टू रीड एंड क्या कह सकते हैं, इसको डिकोड करने के लिए बड़ा समय लगेगा। सो यू कैन हैव वन रीडिंग, टू रीडिंग और थ्री फोर रीडिंग्स इन ऑर्डर टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट।